हेलो, वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। इंट्रोडक्शन। रूमेटिक हार्ट डिजीज एक्यूट रूमेटिक फीवर के बाद डेवलप होती है और एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से बॉडी में डेवलप होता है। एक्यूट रूमेटिक फीवर में ऑटोइम्यून रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसकी वजह से बॉडी में के कई पार्ट्स जैसे स्किन, बोन, ब्रेन और हार्ट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो कम्प्लीटली रिजोल्व हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो कार्डियक वेल्व में जो डैमेज होता है वो रिकवर नहीं हो पाता। तो आरएसडी की जो डेफिनेशन है द लॉन्ग टर्म डैमेज टू कार्डियक वेल्व caused by acute rheumatic fever is called rheumatic heart disease। यहाँ पर एक चीज ये है कि एक्यूट रूमेटिक फीवर के सिंगल सीवियर एपिसोड से भी आरएसडी डेवलप हो सकता है या मल्टीपल माइनर एपिसोड के बाद भी आरएसडी डेवलप हो सकता है। ये एक डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर के बाद। एपिडेमियोलॉजी। एक्यूट रूमेटिक फीवर या आरएसडी ये जो है डिजीज ऑफ पॉवर्टी में इंक्लूड किए जाते हैं। पॉवर्टी की वजह से अनहाइजीनिक कंडीशन ज़्यादा होती है और इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है और जो बाद में डेवलप कर सकता है आरएसडी में। एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली 5 to 14 ईयर की एज में एक्यूट रूमेटिक फीवर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके पहले अटैक का जो रेट होती है वो कम होती चली जाती है। एक्यूट रूमेटिक फीवर में मेल और फीमेल में इक्वल, यानी मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं होता, दोनों में ये बीमारी हो सकती है। लेकिन आरएसडी का जो इंसिडेंस है, यानी कि एक्यूट रूमेटिक फीवर की वजह से जो आरएसडी डेवलप होता है वो ज़्यादातर फीमेल में होता है, मेल में ये कम डेवलप होता है। ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकाई जो एक बैक्टीरिया है। पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में कुछ ऑर्गेनिज्म फैक्टर होते हैं, कुछ होस्ट फैक्टर होते हैं और तीसरा होता है इम्यून रेस्पॉन्स। ऑर्गेनिज्म फैक्टर में यह है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से हो। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की कोई भी स्ट्रेन जो है एक्यूट रूमेटिक फीवर डेवलप कर सकती है और कभी कभी स्किन इन्फेक्शन जो ग्रुप सी या ग्रुप जी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो उसकी वजह से भी एक्यूट रूमेटिक फीवर डेवलप हो सकता है। ये एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें नोज, नेजल कैविटी, ये नेजोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स है, ये लेरिंगोफेरिंग्स है, दिस वन ट्रेकिया। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का जो इन्फेक्शन होता है वो फेरिंग्स एरिया में होता है, फेरिंग्स। होस्ट फैक्टर में ये है कि 3 to 6% पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टिबल होती है एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए और कुछ जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है। इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहले क्या होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से फेरेंजाइटिस होती है और जो लोकल मैक्रोफेज होती है फेरिंग्स के आसपास और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं इस बैक्टीरिया को इंगल्फ करती हैं और इसकी एंटीजन को रिप्रेजेंट करती हैं क्लास सेकेंड एमएससी के ऊपर। फिर टी हेल्पर सेल जो है इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती हैं और
इस इंफॉर्मेशन को साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास ले जाती हैं, जिससे सेल मीडिएट इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। फिर टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट के पास भी ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है, जिससे ह्यूमरल इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और वो एंटीबॉडी को बनाकर ब्लड में और लिम्फ में डाल देती है। फिर वो ब्लड और लिम्फ के थ्रू बैक्टीरिया तक पहुंचती है और उसको किल करके एलिमिनेट कर देती है। क्योंकि इस बैक्टीरिया की जो एंटीजन होती है उसकी जो सिमिलरिटी होती है बॉडी के कई दूसरे प्रोटीन की जैसी होती है, जैसे मायोसिन से मिलती जुलती होती है, ट्रोपोमाइसिन से मिलती जुलती होती है, क्रिएटिन प्रोटीन से मिलती जुलती होती है, एक्टिन से, लेमिनिन से, वाइमेंटिन से, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से। तो जो एंटीबॉडी बैक्टीरिया को किल करती है, उसको एलिमिनेट करती है, वो इन प्रोटीन के खिलाफ भी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और बॉडी में डैमेज कॉज करती है। ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले फेरेंजाइटिस होती है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की। फिर जो लोकल मैक्रोफेज जो उसको इंगल्फ करती है और उसकी एंटीजन को एमएससी पर रिप्रेजेंट करती है। टी हेल्पर सेल आती है। टी हेल्पर सेल इस इंफॉर्मेशन को जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास पहुंचा देती है, जिससे सेल मीडिएट इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है और बी सेल के पास पहुंचाती है, जिससे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और ये एंटीबॉडी ब्लड और लिम्फ के थ्रू उस बैक्टीरिया तक पहुंचकर उसको किल और एलिमिनेट कर देती है। और साथ में जो है, क्योंकि इस बैक्टीरिया की जो एंटीजन होती है बॉडी के कई स्ट्रक्चर से मिलती जुलती होती है, तो ये एंटीबॉडी उन स्ट्रक्चर्स के खिलाफ भी क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है और उनमें डैमेज कॉज करती है। जैसे कार्टिलेज या बोन को डैमेज करना शुरू कर देती है, हार्ट के स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू कर देती है, स्किन के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करना शुरू कर देती है और बेसल गैंग्लिया ब्रेन में। तो इस तरह से इसकी पैथोजेनेसिस है। क्लिनिकल फीचर, क्योंकि एक मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर है तो इसमें फीवर, एनोरेक्सिया, लिथार्जी और ज्वाइंट पेन जो है 75% केस में देखने को मिलता है। अदर फीचर्स में आपको रेसेस मिल सकते हैं, कार्डाइटिस हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये जनरली जो क्लिनिकल फीचर होते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के अटैक के लगभग 2 से 3 हफ्तों के बाद डेवलप होते हैं, लेकिन कभी कभी फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री एब्सेंट होती है। कार्डाइटिस, कार्डाइटिस में यह है कि इसमें जो कार्डाइटिस होती है वो पेन कार्डाइटिस होती है, यानी इसमें पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम तीनों लेयर हार्ट की इन्वॉल्व होती है। और इसका जो इंसिडेंस होता है एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कम होता चला जाता है। 90% चांसेस होते हैं एट द 3 ईयर ऑफ एज एंड 30% चांसेस रह जाते हैं इन एडोलेसेंट। जब कार्डाइटिस होती है तो कुछ मैनिफेस्टेशन डेवलप होते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस होती है, पाल्पिटेशन होता है और अदर फीचर जैसे टेकिकार्डिया हो सकता है, कार्डियक इन्लार्जमेंट हो सकता है और मरमर कई तरह की मिल सकती है। जैसे अगर मिट्रल रिगर्जिटेशन अगर हो जाए तो उसकी वजह से सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर मिट्रल इन्वॉल्वमेंट हो तो मिड डायस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलेगी। एयरोटिक रिगर्जिटेशन इसके 50% केस में मिलता है और ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वेल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर पेरिकार्डाइटिस है तो चेस्ट पेन आपको मिल सकता है और साइन के तौर पर आपको मिलेगा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ट्रैप मिल सकती है और प्रीकॉर्डियल टेंडनेस आपको देखने को मिलेगी। कार्डाइटिस की वजह से कार्डियक फेल्योर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि कोई भी वेल अगर इन्वॉल्व हो, जैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन हो या एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो, जिसकी वजह से मायोकार्डियल डिस्फंक्शन होता है और हार्ट फेल्योर के फीचर आने लगते हैं। ईसीजी में जो कॉमन चेंजेस होते हैं वो एसटी चेंजेस आपको मिलेंगे, टी वेव में भी चेंज देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी इसमें कंडक्शन डिफेक्ट भी हो जाता है। आर्थराइटिस, जो नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वो बोन का होता है और बोन का इन्वॉल्वमेंट हमें उसके आर्थराइटिस की फॉर्म में देखने को मिलता है। ये एक मेजर मैनिफेस्टेशन है, मोस्ट कॉमन है। इसमें जो ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो एसिमेट्रिकल होता है और माइग्रेटरी इन नेचर का होता है, यानी कि एक ज्वाइंट से पेन जो है दूसरे ज्वाइंट में मूव करता रहता है। और इसमें बड़े बड़े ज्वाइंट ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट। और जो ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है उसमें जो फीचर होते हैं वो ज्वाइंट रेड होता है, स्वेलिंग उसमें देखने को मिलती है, टेंडरनेस आपको मिलती है। और ये जो आर्थराइटिस होती है जो एक्यूट रूमेटिक फीवर के बाद डेवलप होती है, ये एस्पिरिन से रिस्पॉन्स करती है। एस्पिरिन। स्किन लीजन, नेक्स्ट जो ऑर्गन इन्वॉल्व होती है वो है स्किन। स्किन में एरिथमा मार्जिनेटम देखने को मिलता है लेस देन 5% केस में और सबक्यूटेनियस नोड्यूल देखने को मिलते हैं 5 to 7% केस में।
जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल होंगे वो स्मॉल साइज के होते हैं, उनका साइज लगभग 0.5 से 2 सेंटीमीटर का होता है। ये फर्म होते हैं, पेनलेस होते हैं और ज़्यादातर एक्सटेंसर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। और जनरली जो बोनी एरियाज होते हैं या टेंडन वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। और ये कब डेवलप होता है? लगभग ये डेवलप होता है, जितने मैनिफेस्टेशन होते हैं उनके लगभग 3 हफ्ते के बाद ये डेवलप होता है। ये डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकता है, लेकिन इसके अकेले सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स को देखते हुए हम पूरी डायग्नोसिस नहीं बना सकते। अदर फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा प्लूरिसी, प्लूरल एफ्यूजन एंड निमोनिया। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन जो है वो है सिडेनहाइम कोरिया। ये एक न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, ये बाद में डेवलप होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर में। लगभग ये 1/3 केस में डेवलप हो सकता है और जनरली फीमेल इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। इसमें होता क्या है? पर्पसलेस इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। कहाँ पर हो सकते हैं? हैंड में, फीट में और फेस में। स्पीच एक्सप्लोसिव होती है और हाल्टिंग होती है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए जोन क्राइटेरिया को हम लोग शामिल करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसमें कुछ मेजर मैनिफेस्टेशन होते हैं, कुछ माइनर मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो जोन क्राइटेरिया का जो डायग्नोसिस का स्टेप्स हैं, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा मेजर मैनिफेस्टेशन हो, या एक मेजर मैनिफेस्टेशन हो और 2 और मोर माइनर मैनिफेस्टेशन हो, और साथ में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, तो ये डायग्नोसिस के लिए करने के लिए जरूरी होते हैं। जोन क्राइटेरिया के जो मेजर मैनिफेस्टेशन है वो कार्डियाटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, एरिथमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। और जो माइनर मैनिफेस्टेशन है वो फीवर है, आर्थेल्जिया है, प्रीवियस रूमेटिक फीवर है, रेज्ड ईएसआर और सीआरपी है, ल्यूकोसाइटोसिस है, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक है। तो अगर जोन क्राइटेरिया में अगर आपको अब मिल रहा है दो या दो से ज़्यादा मेजर या एक मेजर और दो माइनर, तब हम लोग कहेंगे कि ये एक्यूट रूमेटिक फीवर है। अदर में आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रेप्टो ग्रुप है, स्ट्रेप्टोकोकस का कल्चर पॉजिटिव मिल सकता है 25% केस में। सीरोलॉजिकली अगर आप देखें तो एएसओ एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल सकती है। और साथ में आपको अगर आइसोलेटेड कोरिया है, यानी कोई सिर्फ कोरिया है, बाकी कोई न्यूरोलॉजिकल फीचर नहीं है, या पेन कार्डाइटिस है, तो भी आप डायग्नोसिस करने में हेल्प ले सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक में जैसे ल्यूकोसाइटोसिस किसी भी इन्फेक्शन में बढ़ हो सकती है, रेज ईएसआर किसी भी इन्फेक्शन में हो सकता है, सीआरपी किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हो सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है एक्यूट रूमेटिक फीवर या आरएसडी का, वो है स्वेब कल्चर। इसके लिए ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। दूसरा है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी, जो एडल्ट में मोर देन 200 यूनिट और चिल्ड्रन में मोर देन 300 यूनिट। अदर इन्वेस्टिगेशन में कार्डाइटिस के लिए आप एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कार्डियोमेगेली आपको मिल सकती है या पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिल सकता है। ईसीजी फर्स्ट डिग्री, ईसीजी में क्या हो सकता है? फर्स्ट डिग्री या रेयरली सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक आपको देखने को मिल सकता है। फीचर ऑफ पेरिकार्डाइटिस के मिल सकते हैं, टी वेव का इन्वर्जन मिल सकता है या रिडक्शन इन क्यूआरएस वोल्टेज। इकोकार्डियोग्राफी जो है कार्डियक डायलेटेशन दिखा सकती है आपको, या वेल्व एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए करा सकती है। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद आरएसडी डेवलप होता है। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर को ट्रीट करने के लिए बेंजिल पेनिसिलिन की सिंगल डोज हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, या फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन को 250 मिलीग्राम 6 ओरली फॉर 10 डेज तक देते हैं। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी हो तो इसके अलावा हम लोग एरिथ्रोमाइसिन या सिफेलोस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फीचर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे। इस ट्रीटमेंट का जो एम है या जो मकसद होता है वो कार्डियक डैमेज को कम से कम हो, और जो सिम्टम्स हो वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। बेड रेस्ट से जॉइंट पर वर्कलोड कम हो सकता है, और कार्डियक वर्कलोड भी क्या होता है? कम होता है। अब बेड रेस्ट को कब तक अलाउ करना है? जब तक टेम्परेचर, ल्यूकोसाइट काउंट और ईएसआर नॉर्मल ना हो जाए। जब पेशेंट को हम लोग एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं तो हम लोग नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करें ये एडवाइस करेंगे, लेकिन स्ट्रीनियस एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, स्पेशली
अगर पेशेंट जो है कार्डाइटिस का है। सपोर्टिव थेरेपी में ये है, अगर कार्डाइटिस की वजह से कार्डियक फेलियर हुआ है या हार्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कार्डियक फेलियर हुआ है, तो उसका जो भी काज हो, जैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हो रहा कार्डियक फेलियर, तो हम लोग वेल्व रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। अगर एवी ब्लॉक है और वो प्रोग्रेसिव है, वैसे तो एवी ब्लॉक बहुत कम होता है, लेकिन अगर वो प्रोग्रेसिव है तो हम पेसमेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है एक्यूट रूमेटिक फीवर में अच्छा रिस्पॉन्स करती है, और इसका जो रिस्पॉन्स होता है इसके इस्तेमाल से 24 आवर में आने लगता है, जिससे हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि ये क्या है, एक्यूट रूमेटिक फीवर। इसकी जो डोज है, स्टार्टिंग डोज 60 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट पर डे के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं 6 डोज में। एडल्ट में ये 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे में भी नीडेड, और मैक्सिमम डोजेस क्या हो सकती है, 8 ग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माइल्ड टॉक्सिक या साइड एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया हो सकती है, टिनिटस हो सकती है, डेफनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, टैकीपीनिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकती है। और एस्प्रिन को तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक कि एएसआर क्या हो जाए, नॉर्मल ना हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे कम कर देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो प्रायोरिटी है वो एस्प्रिन से ज़्यादा है। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब कार्डाइटिस हो और सीवियर आर्थराइटिस हो, लेकिन कब तक इस्तेमाल करें, लंबे समय तक इस्तेमाल इसका बेनिफिशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जैसे पेरिनिसोलोन, उसको हम 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डिवाइड करके दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं, जब तक कि एएसआर नॉर्मल ना हो जाए। सेकेंडरी प्रिवेंशन यह है कि एक्यूट रूमेटिक फीवर का अटैक एक बार होने के बाद फिर से हो जाता है, तो फिर से अटैक ना हो, फर्दर अटैक को रोकने के लिए हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। इसमें हम लोग बेंजील पेनिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन दोनों से एलर्जी है तो सल्फाचेलाजीन या एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। वैसे 20 ईयर एज के बाद सेकेंड अटैक जो होता है बहुत कम पाया जाता है। थैंक यू। ये था एक्यूट रूमेटिक फीवर और आरएचडी।